मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक थे। पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फिया टालमी पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया ने पाटलिपुत्र, जो फिलहाल में पटना है, में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। उसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक सहिष्णु था। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था, और आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन की गुफा भी दे दी। अशोक की माता शुभ्रडांगी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि द्वारा लिखे गए थे। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत में हैं और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि के और अफगानिस्तान में ग्रीक और अरमाइक लिपि के अशोक के अभिलेख मिले हैं। अब अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखना, स्तंभ लेख मतलब एक पिलर पर लिखना, गुफा लेख मतलब गुफा में लिखना। अशोक ने के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेदी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 थी। अशोक के शिलालेखों को पाट्रेदी फैंथेलर ने खोज की 1750 में और इन्होंने 14 अभिलेख खोजे। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुई। प्रयागराज स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित थी। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। यह पहले कौशाम्बी में थी, लेकिन अकबर ने इस अभिलेख को अपने
इलाहाबाद के किले में रखवाया। दिल्ली का टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा, यह अभिलेख टोपरा में लिखा गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ले आए। दिल्ली अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख। पहले मेरठ में यह स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लौरिया अरेराज, यह चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्मयात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अब अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख, यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चों की तरह हैं। अशोक ने जो पहला शिलालेख लिखवाया उसमें इस बात की घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कूना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र के शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक में चर जासूस कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का यह रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक या आमात्य के नाम से आमात्य के अधीन हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वालों को गुप्तचर को संस्था कहा गया। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। मौर्य प्रशासन के गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमात्य के अधीन था।
अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया और जो एक से दूसरे स्थान भ्रमण करके कार्य करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षर और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूप जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य वंश 137 वर्षों तक चला। सबसे पहले हर्यंक वंश, उसके बाद नंद वंश और फिर मौर्य वंश। अशोक के बाद मौर्य वंश की भी समाप्ति हो गई और फिर शुंग वंश की स्थापना हो गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की नींव डाल दी।